हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। और हम एनालिसिस करने वाले हैं 16 जून को जो लाइव टेस्ट कंडक्ट कराया गया था आरबी के द्वारा। एसएससी सीजीएल 2024 के लिए 5th लाइव टेस्ट था और काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स ने ये टेस्ट दिया। लगभग 25,000 एस्पिरेंट्स ने टेस्ट दिया है। डिटेल एनालिसिस मैं आपको बताऊंगा और क्या एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर हो सकता है इस टेस्ट के लिए आपका, वो भी डिस्कस करेंगे। सेक्शन वाइज क्या परसेंटाइल रही है बच्चों की कितने स्कोर पे, ओवरऑल क्या परसेंटाइल रही है, एवरेज स्कोर क्या रहा है टेस्ट के अंदर, पिछले टेस्ट से भी कंपेयर करके देखेंगे कि उनके कंपैरिजन में इस टेस्ट का लेवल कैसा था। सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस की जाएंगी और साथ साथ मैं मैथ्स के 25 क्वेश्चंस भी आपको इसी वीडियो में कराऊंगा। तो पूरी वीडियो एंड तक देखें, बहुत सारी चीजें आपको जानने को मिलेंगी। और अगर आप अभी तक टेस्ट नहीं दे रहे हैं लाइव तो देना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, सीजीएल एग्जामिनेशन की ऑलरेडी आपको पता है 24 तारीख को नोटिफिकेशन आएगा। एग्जाम आपका सितंबर अक्टूबर में ही होना है और अभी सीएचएस एग्जाम आ रहा है, कम से कम उसके लिए तो आपको ये टेस्ट देने ही चाहिए। तो ध्यान से सारी चीजों को समझते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जो टेस्ट के सॉल्यूशन मैं कराता हूँ इसकी अलग से एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है, वो भी आप देख सकते हैं। बाकी मैथ्स के क्रैश कोर्स की प्लेलिस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है, इसे जरूर देख के जाएं अगर आपका मैथ्स कमजोर है। और बाकी जीके की क्रैश कोर्स की आप पूछते हैं सर जीके में इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें पढ़ें एग्जाम से पहले, तो वो प्लेलिस्ट यही है। ये प्लेलिस्ट में जो भी वीडियो है अच्छे से देख लो, एग्जाम में अच्छा करोगे आप, मतलब कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट मिलेगा। टॉप करंट अफेयर्स की क्विजेस भी अपलोड कर दी हैं, वो आप भी देख सकते हैं। बाकी इसकी एक पूरे ईयरली जो कंपाइलेशन आती है वो 2 से 3 दिन में मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, बहुत सारे फ्री टेस्ट हैं, वो आप आरबी की वेबसाइट पे जाके फ्री टेस्ट सेक्शन में दे सकते हैं और वहीं पे आपको दिखता है एसएससी सीजीएल 2024 के लाइव टेस्ट का फोल्डर। एसएससी जेई की आंसर की आई थी, उसके रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस सेक्शन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो टेस्ट फॉर्म में डाल दिए लेकिन उनके डिटेल सॉल्यूशन अभी अवेलेबल नहीं है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। लाइव टेस्ट 5 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो 5th टेस्ट में लगभग 25,000 एस्पिरेंट्स अपीयर हुए। आप टेस्ट के अंदर जाके अपना डिटेल्ड सॉल्यूशन हर एक सेक्शन का देख सकते हैं, करेक्ट इनकरेक्ट अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस देख सकते हैं। एक बच्चे की क्वेरी आती है सर क्वेश्चंस आप जब सॉल्यूशन देखते हैं तो इंग्लिश में दिखते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे चेंज लैंग्वेज का ऑप्शन है, अगर आपने हिंदी में सभी क्वेश्चंस देखना चाहते हैं आप एनालिसिस के टाइम पे तो हिंदी में भी देख सकते हैं। ठीक, और सारे क्वेश्चंस के डिटेल्ड रिटर्न सॉल्यूशन होते हैं और मैथ्स तो मैं आपको अलग से भी कराता हूँ यहाँ पे आके, जिससे कि आप कनेक्टेड फील करें। टेस्ट का जो ग्राफ है आपको जिस तरीके से देख सकते हैं, वहां पे आप स्क्रोलर होता है कि आपकी ये रैंक होती तो आपकी स्कोर ये होती, वो सारी चीजें आप एनालाइज कर ही सकते हैं। अगर एस्पिरेंट्स की बात करूं स्कोर्स किस तरीके से रहे इस टेस्ट में, 180 से ज्यादा स्कोर करने वाले इस पर्टिकुलर टेस्ट में 7 एस्पिरेंट्स रहे। अगर मैं 150 से ज्यादा स्कोर करने वाले एस्पिरेंट्स की बात करूं तो 827 एस्पिरेंट्स ऐसे हैं। ठीक है, 145 से ज्यादा स्कोर करने वाले इतने, ये टोटल 25,000 एस्पिरेंट्स के डेटा के बेसिस में आपको चीजें बता रहा हूँ। कुछ बच्चे थे जिनका 0 से नंबर भी कम आया था, 400 से ज्यादा बच्चे थे। वो कई बार होता है बस क्लिक करके देख लिया उल्टे सीधे 4-5 ऑप्शन पर मार्क करा और छोड़ के चले गए। ठीक है, एक्चुअल में टेस्ट नहीं दे रहे होते, वो रहता है। जो एवरेज स्कोर है इस पर्टिकुलर टेस्ट के अंदर वो हमारा रहा है 107.51 और जो मीडियन स्कोर है मतलब 50% से ज्यादा एस्पिरेंट्स हमारे 116.5 से ज्यादा स्कोर करें। ठीक है, और जो टॉप 15 स्टूडेंट्स हैं उनका अगर एवरेज लो तो वो 180.27 जा रहा है इस पर्टिकुलर टेस्ट में। एक एस्पिरेंट जो टॉपर रहे हैं उनका 190 मार्क्स है, लेकिन उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में अभी मैं डिस्कशन करूंगा। तो कभी भी टॉपर्स के मार्क्स देख के आपको घबराना नहीं है। ठीक है, और अगर परसेंटाइल वाइज देखें तो किस स्कोर पे आपकी क्या क्या परसेंटाइल चल रही है वो आप देख के चलिए। अगर आप आरबी के टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, और आप अनरिजर्व कैटेगरी से और आपकी परसेंटाइल 80 के आसपास चल रही है तो आप सही कर रहे हो, आप टीयर 1 में क्वालिफाई होने के आपके चांसेस रहेंगे। ठीक है, आरबी के जो लाइव टेस्ट हो रहे हैं उसके अंदर अगर आप 80 परसेंटाइल से अबव लेकर आ रहे हो रिजर्व कैटेगरी से, इट मींस योर प्रिपरेशन इज गोइंग वेल एंड देयर आर ह्यूज चांसेस दैट यू विल क्लियर टीयर 1 एग्जामिनेशन ऑफ एसएससी सीजीएल 2024। क्लियर? बाकी अदर टेस्ट होते हैं जैसे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे टेस्ट सीरीज अवेलेबल होती हैं, तो हर टेस्ट का अलग परसेंटाइल की रिक्वायरमेंट हो सकती है। ठीक है, जहां पे बहुत ज्यादा बच्चे टेस्ट दे रहे हैं वहां पे ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो प्रिपेयर्ड नहीं होते, जैसे हमारे चैनल से वो बच्चे ज्यादा जुड़े हुए हैं जो एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करेंगे। ठीक है, और जो नॉन सीरियस एस्पिरेंट्स है शायद उन्हें हमारे चैनल के बारे में पता भी ना हो, तो सीरियस एस्पिरेंट्स हमारे जो टेस्ट देते हैं वो ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो इसके बेसिस पे मैं 80 परसेंटाइल बता रहा हूँ। बाकी बहुत सारी मॉक टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा पॉपुलर है, उसमें हो सकता है आपकी जो परसेंटाइल चाहिए वो आपको 90 प्लस चाहिए ऑन रिजर्व कैटेगरी से टीयर 1 को क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं। किसी में 85 परसेंटाइल पे भी आपको हो सकता है काम चल रहा हो,
इस बार क्योंकि वैकेंसीज अच्छी हैं तो लगभग 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में एस्पिरेंट्स तो हो सकता है कि टीयर 1 को क्वालिफाई करें, और एग्जाम कितने बच्चे देंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो 90 परसेंटाइल तो आप कोई भी मॉक दे रहे हो, अगर उससे ज्यादा आ रहा है आपका 90 परसेंटाइल से, तो डेफिनेटली चांसेस है आप टीयर 1 तो क्वालिफाई करोगे, अगर बहुत लाखों बच्चे भी मॉक देना तब भी। ठीक है, हमारे टेस्ट में 80 परसेंटाइल से ऊपर है तो बहुत बढ़िया है अनरिजर्व कैटेगरी से। आगे बढ़ता हूं, जो टॉपर की समरी है पहले वो देखते हैं। इनका स्कोर आया टोटल 190.5, लेकिन इनके टेस्ट में थोड़ी सी दिक्कत है जो मैंने ऑब्जर्व करी कि इन्होंने मैथ सेक्शन को सिर्फ 6 मिनट में निपटाया, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, जनरल अवेयरनेस सेक्शन में इन्होंने 20 मिनट लगाए, और ये इसी वजह से लगे होंगे कि इन्होंने गूगल खोल के बैठे होंगे साथ में और क्वेश्चन देखा, उसका आंसर देखा, फिर मार्क कर रहे होंगे। कुछ इस तरीके से हो सकता है चीजें चल रही हूँ। ठीक है, तो मैथ्स को 25 के 25 क्वेश्चन 6 मिनट में कर पाना इंपॉसिबल है, क्योंकि रीड करने में उससे ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो टॉपर्स के मार्क्स देख के आप कभी भी ये डिसाइड ना करें कि आप उनसे ज्यादा पीछे हैं, टॉपर के तो 190 आ गए या 187 आ गए। ठीक है, वो चीजें मैटर नहीं करती। दूसरी चीज, जैसे मैंने जो इस बार टॉप कर रहे थे, मैंने उनका चारों टेस्ट का निकाला कि उनका क्या क्या स्कोर बन रहा था। टेस्ट 1 में, इस टेस्ट में इनके 190.5 दिखा रहा है, टेस्ट 1 में सिर्फ 148.5 स्कोर था। टेस्ट 2 के अंदर इनका स्कोर 176.5 था। टेस्ट 3 के अंदर सिर्फ 143 मार्क्स थे इनके। टेस्ट 4 के अंदर 168 मार्क्स थे इनके। ठीक है, आप देख सकते हैं। और मैथ्स में भी अगर मैं बात करूं, यहाँ ये 6 मिनट में पूरा टेस्ट करने की बात कर रहे हैं, जबकि टेस्ट 3 के अंदर मैथ्स में सिर्फ इनके 39 मार्क्स थे और इन्होंने 26 मिनट्स ली थी मैथ्स को करने के लिए। तो सीधी सी बात है कि जो ये वाला टेस्ट दिया इन्होंने जेन्युइनली नहीं दिया है, या तो पहले दूसरी आईटी से टेस्ट देके फिर टेस्ट दिया होगा, या फिर चीटिंग करी है। बाकी आप सभी लोग इस चीज को देख के बिल्कुल भी ना घबराएं। कुछ ही एस्पिरेंट्स होते हैं जो इस तरह का काम करते हैं, वो अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं और बाकी लोगों को तो धोखा दे ही रहे हैं। ठीक है, लेकिन गिने चुने अगर 1% एस्पिरेंट्स भी ऐसे हो जाते हैं, 1% कितने हो गए, 25,000 का अगर 1% निकालूं तो हमारे पास 250 एस्पिरेंट्स भी अगर ऐसे हो जाते हैं तो उससे कुछ ओवरऑल फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आप इस चीज को लेकर बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। इसलिए मैं टॉपर का पहले मैं टॉप 15 दिखा भी रहा था पिछले टेस्ट में, अब मैं टॉप 15 भी नहीं दिखा रहा, कि जानबूझ के लोग यहाँ पे थोड़ा नेम फेम के लिए उल्टे सीधे तरीके से टेस्ट देते हैं, अपना भी टाइम वेस्ट करते हैं, बाकी लोगों का भी। इसलिए टॉप 15 की लिस्ट में अब नहीं दिखा रहा, तो मैंने पहले बनाई थी फिर हटा दी उसे। ठीक है, क्योंकि रैंक 2 पे जो थे उनके में भी मुझे थोड़ा थोड़ा दिक्कत लग रही थी, फिर रैंक 3 का चेक किया, तो इस तरीके से काफी हमें थोड़ी, जो स्टार्टिंग के टॉपर्स थे उनके में थोड़ी थोड़ी दिक्कत दिख रही थी, इसलिए मैंने वो हटा दिया। और ये इनके टेस्ट में जीके में इनको 48 मार्क्स दिखा रहा है यहाँ पे, वो पॉसिबल ही नहीं है। जिस लेवल का ये जीके का टेस्ट बनाया गया था, इसमें 10 नंबर लाना भी मुश्किल था 50 में से। ठीक है, 48 तो दूर की बात है। तो बहुत ही, जिनका 20 से ऊपर आया ना इस टेस्ट में जीके में, उनकी जीके की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है, ये मान के चलिए आप। ठीक है, अब आगे बढ़ता हूं मैं, सेक्शनल टेस्ट की बात करता हूं। रीजनिंग में 50 में से 50 लाने वाले इस पर्टिकुलर टेस्ट में 649 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, 1% से ज्यादा लोगों ने पूरा स्कोर किया रीजनिंग में। यहाँ पे आप एवरेज स्कोर 35.74 और मीडियन स्कोर देख सकते हैं। अगर मैं बात करता हूं मैथ्स का, तो यहाँ पे 899 एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिनका 50 आउट ऑफ 50 आया है। ठीक है, और एवरेज स्कोर 32 है, मीडियन 37.5 है। जीके में 50 आउट ऑफ 50 किसी का नहीं है, 48 वाले 3 एस्पिरेंट्स हैं, इनमें से चीटिंग वाले 2 केस तो मिनिमम हो गए। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूं बाकी, आप देख सकते हैं कि कितना आ रहा है। टोटल 25,000 में से 20 प्लस स्कोर लाने वाले सिर्फ 1352 एस्पिरेंट्स हैं। मतलब लगभग 5% एस्पिरेंट्स ही ऐसे हैं जो 20 में से 20 से ज्यादा स्कोर कर पाए इस पर्टिकुलर टेस्ट में। और अगर ओवरऑल स्कोर देखा जाए तो एवरेज स्कोर इस टेस्ट में जीके का गया है 8.14 आउट ऑफ 50, और जिसमें मीडियन स्कोर है इतना। ठीक है, तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन जिसने करे, ठीक है, वो एवरेज जैसा तो परफॉर्म कर ही रहा है, लेकिन आपको 5 नहीं करना इस टेस्ट में। अगर आप 15 से 20 लेके आते हैं तो डेट इज कंसिडर्ड अ गुड स्कोर इन जीके। ठीक है, एग्जाम में भी बहुत सारी शिफ्ट ऐसी होती हैं जिसमें एवरेज स्कोर 10 रह जाता है, कुछ शिफ्ट ऐसी होती है जिसमें एवरेज स्कोर 20 जाता है। तो अभी मैं सारे टेस्ट, 5 टेस्ट एनालाइज करके दिखाऊंगा, तो उसमें बहुत सारे ऐसे भी टेस्ट हैं जिसमें जीके में लोगों का एवरेज स्कोर 24 गया और इसमें 8 रह गया। एग्जाम में भी ऐसी वेरिएशन थोड़े बहुत आएंगे। ठीक है, और जो लोग एक टेस्ट को देख के जज करते हैं, यार इन्होंने तो जीके ऐसा अब्रप्ट बना दिया, ठीक है, या ये वाला सेक्शन अब्रप्ट बना दिया इस बार, मैं तो टेस्ट नहीं दूंगा, ठीक है, आप खुद ही अपना नुकसान करोगे। कभी भी आपको एक टेस्ट सीरीज नहीं देनी चाहिए। आप आरबी के लाइव मॉक्स दे रहे हो, बिल्कुल दो। इसके अलावा आप और भी प्लेटफॉर्म से जो लाइव मॉक प्रोवाइड करा रहे हैं, द पंडित्स हैं, ठीक है, ओलिव बोर्ड है, टेक्स्ट बुक है, आप इनके भी मॉक्स देते रहो जो फ्री मिल रहे हैं आपको। ठीक है, आपको जरूरी नहीं आप पेड टेस्ट सीरीज परचेज करके ही करें, हमारी पेड टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, आपको देना चाहें आप दे सकते हैं। लेकिन अगर हम नहीं भी दे रहे तो जो फ्री टेस्ट का फायदा मिल रहा है उससे अच्छा एनालिसिस मिलता है, तो वो तो आप जरूर दीजिए और मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के जरूर ट्राई किया कीजिए। ठीक है, अगर आगे बढ़ता हूं मैं यहाँ पे, तो इंग्लिश के एनालिसिस की बात करते हैं तो 50 आउट ऑफ 50 सिर्फ 32 स्टूडेंट्स का आए हैं इंग्लिश के अंदर।
और ओवरऑल एवरेज स्कोर 31.1 रहा है और मीडियन 33.5 रहा है। अब ओवरऑल पांचों टेस्ट जो हुए हैं उनका कंपैरिजन मैं आपको पूरा दिखा रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। ठीक है, आप देखेंगे यहां पे तो जो सेफ स्कोर है, सबसे पहले आज के टेस्ट के सेफ स्कोर पे आते हैं, ये रहता है हमारा 131 टू 136। अगर आपका 130 स्कोर से ज्यादा आया इस पर्टिकुलर टेस्ट में तो चांसेस है आप टीयर 1 क्लियर कर जाओगे सीजीएल का। ठीक है, और पेपर का लेवल अगर हम रखें तो ये मॉडरेट के आसपास हम कह सकते हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, मॉडरेट या मॉडरेट। जीके के सेक्शन जैसे मॉडरेट टू डिफिकल्ट हो गया। ठीक है, मैथ्स का सेक्शन अगर हम कहें तो मॉडरेट से थोड़ा कम ही था। ठीक है, इजी क्वेश्चन है मैथ्स के, ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो हर सेक्शन का अलग अलग है, तो ओवरऑल इतना स्कोर आपका आ रहा है तो इट इज कंसिडर्ड अ सेफ स्कोर। ठीक है, 131 टू 136। ठीक है, अगर किसी का 125 है तो उसके भी चांसेस हैं कि अगर एग्जाम में इतना आ जाता है तो टीयर 1 क्वालिफाई होने के थोड़े थोड़े चांसेस रहेंगे, क्योंकि जीके बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। तो एक पर्टिकुलर सेक्शन के बाद अगर मैं देखूं 160 के ऊपर क्रॉस करने वाले स्टूडेंट बहुत लिमिटेड रहेंगे। ठीक, अगर आगे आप देखें तो सारे टेस्ट का एनालिसिस देखिए। रीजनिंग में अगर हम देखें यहाँ पे तो जो स्कोर एवरेज जा रहा है सभी टेस्ट के अंदर वो 130 से लेके 36 के बीच में जा रहा है। मैथ सेक्शन में आज का टेस्ट सबसे ज्यादा इजियर था, जिसमें एवरेज स्कोर 32.5 है। अगर सारे सेक्शंस को कंपेयर करें तो अभी तक जो भी टेस्ट बने 24.5 से 32.5 के बीच में वेरी कर रहा है मैथ्स का लेवल। जीके की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे 21 टेस्ट 2 था जो जीके का, वो काफी ज्यादा इजियर साइड रहा था। इसके अंदर 21 एवरेज स्कोर लोगों का जा रहा था और यहाँ 8.14। अगर आप प्रीवियस ईयर की मेरी कट ऑफ वीडियोस भी देखेंगे या एनालिसिस वीडियोस भी देखेंगे 2023 टीयर 1 की या 2022 की, तो आपको ये वेरिएशन आराम से वहां पे भी दिखेगा अलग अलग टेस्ट के अंदर। ठीक है, इंग्लिश के अंदर जो एवरेज स्कोर है, इंग्लिश का लेवल थोड़ा सा हमारा हायर साइड चल रहा है एग्जाम से, और मैथ्स का भी थोड़ा हम हायर साइड ही रखते हैं एग्जाम से। ठीक है, तो आज वाला तो फिर भी कंपेरेटिवली इजी टू मॉडरेट था, जनरली मॉडरेट प्लस मैथ्स का रहता है, और इंग्लिश का भी थोड़ा बेटर रखते हैं लेवल। तो इसमें जो स्कोर चल रहा है वो कुछ इस तरीके से है। ठीक है, सारे टेस्ट का मीडियन स्कोर आप देख सकते हैं। मीडियन से एक अच्छा आइडिया लगता है कि टेस्ट में 50% जो मिडल में स्टूडेंट रहा होगा उसका क्या स्कोर रहा होगा। तो 15 का एवरेज स्कोर देख सकते हैं जो आज के टेस्ट में हाईएस्ट गया है। ठीक है, और एवरेज स्कोर देख सकते हैं, एवरेज स्कोर सेकंड टेस्ट में सबसे ज्यादा हाईएस्ट गया था। और अगर हम ध्यान दें यहाँ पे तो कट ऑफ की रेंज आप देख सकते हैं कि किस टेस्ट में कितने कितने नंबर अगर आप लेके आते हैं तो कट ऑफ क्लियर करने के चांसेस आपके बनते हैं। ठीक है, बाकी अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए इस बेस पे कि यार ये आपको टेस्ट हार्ड लग रहे हैं। आप देखिए सीजीएल 2023 का जो कट ऑफ गई थी वो 150 मार्क्स गई थी। क्या मैं यहाँ पे किसी भी टेस्ट में आपको कह रहा हूं कि आपका जो सेफ स्कोर है वो 150 है? नहीं, हर टेस्ट में या तो 130 के आसपास सेफ स्कोर बता रहे हैं, 130 से 135 हो गया, इसमें तो 125 से 130 हो गया सेफ स्कोर, एक में 140 तक पहुंचा है, 136 से 140, राइट। तो जो एक्चुअल कट ऑफ गई थी, क्योंकि हमें पता है नॉर्मलाइजेशन में भी मार्क्स बढ़े थे, तो अगर पिछले उसकी एक्चुअल कट ऑफ निकालूं सीजीएल 2024 की तो आप देखेंगे वो 140 के आसपास रहेगी या 142 के आसपास रहेगी ऑन द बेसिस ऑफ रो स्कोर एवरेज निकालेंगे। और हमारे टेस्ट का लेवल उससे मुश्किल ही है, इसलिए जो सेफ स्कोर है वो इससे भी 10 नंबर कम के आसपास चल रहा है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप चीजों को लेके चलिए। डिफिकल्ट मॉक्स देते रहेंगे थोड़ा थोड़ा, मॉडरेट मॉक्स की आपको आदत होनी चाहिए, वरना इजी मॉक है तो जिनकी बेसिक से तैयारी है वो भी पूरे टाइम में पूरे क्वेश्चंस कर पाएगा, आपकी स्पीड कैसे बढ़ेगी। थोड़ा सा तो आपको मॉडरेट लेवल का टेस्ट देना ही चाहिए। बाकी हर एक तरह के टेस्ट आएंगे आगे जाके, हो सकता है बहुत ही इजी टेस्ट भी मैं आपको दूं, लेकिन फिलहाल के लिए जो टेस्ट चल रहे हैं वो मॉडरेट के आसपास चल रहे हैं। ठीक है, एक आधा डिफिकल्ट भी हो जाता है बीच बीच में। बाकी आरबी के टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, और कंप्लीट तैयारी के लिए आप ऑफिसर बैच से जुड़ सकते हैं और इंडिविजुअल सब्जेक्ट के कोर्सेज भी देख सकते हैं। बाकी अब हम मैथ्स का सॉल्यूशन करेंगे बिल्कुल आसानी से कि कैसे। चलिए मैथ्स का सॉल्यूशन हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, साइन 3 थीटा माइनस कोस 3 थीटा 0 के बराबर है, इसका मान बताना है। जैसे आप इसे देखेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि यहाँ पे मेरे पास साइन 3 थीटा ये बराबर हो जाएगा कोस 3 थीटा के। तो ये दोनों कब बराबर होते हैं? जब मेरे पास जो ये एंगल है ये 45 डिग्री होता है, तो मैं कह सकता हूँ 3 थीटा 45 डिग्री के बराबर, और थीटा का मान मेरे पास आ गया 15 डिग्री। क्लियर? अगर ये 15 डिग्री है तो ये हो गया 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये आ जाएगा 1/4 स्क्वायर करके। ये होती है कोस 30 √3/2, तो 3/4 आ जाएगा स्क्वायर करके, और ये -2/4 डेट इज -1/2 मेरे पास बचेगा। क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है, सिंपल था। आगे बढ़ते हैं।
चोर और पुलिस का सवाल है। क्वेश्चन में कहता है एक थीफ पुलिसमैन को देखता है 500 मीटर की दूरी से और भागना स्टार्ट कर देता है 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, पुलिसमैन उसे साथ के साथ चेज करना स्टार्ट करता है 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और थीफ पकड़ा जाता है। तो हमें बताना है थीफ ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। अच्छा, चोर और पुलिस के बीच में दूरी कितनी है? 500 मीटर की। यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है, अगर इसे किलोमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 1/2 किलोमीटर ये डिस्टेंस हो गया। जब पुलिस चोर के पीछे भागेगी तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? आप कहेंगे सर पुलिस की स्पीड में से चोर की स्पीड घटा दूंगा, 15 - 12। तो ये मेरे पास वो टाइम आ गया कितने घंटे में पुलिस चोर को पकड़ लेगी। अब जो टाइम है इतने टाइम तक ही चोर भागा होगा। हमसे पूछा है कि चोर ने कितना डिस्टेंस कवर किया बिफोर बीइंग कॉट। चोर की स्पीड कितनी थी? 12 किलोमीटर पर आवर। टाइम है इतना, तो इंटू 12 कर देंगे, ये मेरे पास आ जाएगा डिस्टेंस जो चोर ने कवर किया। ठीक है, चोर ने पकड़े जाने से पहले कितना डिस्टेंस कवर किया हमने ये पूछा। तो कब से देखेंगे? जब से चोर ने भागना स्टार्ट करा। पुलिस और चोर के बीच में जो 500 मीटर की दूरी थी वो पहले से ही थी, वो चोर ने अभी कवर नहीं करी है। इसलिए तो जब हम स्टार्ट कर रहे हैं, मान लो पुलिस यहां पे है, थीफ यहां पे है, ये 500 मीटर की दूरी है, इसके बाद जो डिस्टेंस चोर ट्रेवल करेगा बिफोर बीइंग कॉट वो हमें बताना है, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस चोर पहले से ही इतना आगे था, उसने कोई ट्रेवल नहीं किया अभी। राइट, तो सोल्व करके अपना आंसर निकाल लेंगे। ये बचेगा 3 × 2 = 6, 12/6, ये आ गया 2 किलोमीटर। क्वेश्चन हो गया खत्म, डायरेक्टली हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है एक ट्राइंगल है मेरे पास यहां पे ABC, जिसके अंदर AB और AC के मिड पॉइंट है X और Y। तो मतलब यही होगा। BC + XY 24 दे रखा है। XY को ज्वाइन कर दूं तो इसका सम और इसका सम 24 है, तो BC - XY बता दो क्या होगा। आप एक छोटी सी चीज बताइए, अगर मैं एक ट्राइंगल के दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दूं तो हमें ये चीज पता होती है कि जो ये वाली साइड होती है इस वाली साइड का क्या हो जाती है? हाफ हो जाती है। तो अगर इसे मैं 2A मान लूं तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी? A हो जाएगी। इन दोनों का सम कितना दे रखा है? 3A। ये दे रखा है मुझे किसके बराबर? 24। हमसे पूछा इन दोनों का डिफरेंस बताओ, 2A - A, ये बचा A का मान कितना हो जाएगा? 8। क्वेश्चन हो गया खत्म। चलिए अगले सवाल पे, आपके एग्जाम में आया हुआ सवाल है, उसी पे बेस्ड बनाया गया पूरा का पूरा। अगला सवाल हमारे पास क्वेश्चन में कहता है N + 21 पर्सन जो कि डेली 10 घंटे अगर काम करें तो एक काम का 32% 12 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं? हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। यहां पे नंबर ऑफ पर्संस दे रखा है तो N मान सकता हूं मैं, या नंबर ऑफ पर्संस को M मान लो। एक दिन में कितने घंटे काम करते हैं उसे T मान लो, कितने दिन तक काम करते हैं उसे D मान लो, और जितना काम किया उसे W मान लो। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है M1 T1 D1/W1, ये बराबर होता है M2 T2 × D2 / W2। एफिशिएंसी की बात नहीं कर रखी क्वेश्चन के अंदर, तो एफिशिएंसी लेने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास क्या दे रखा है? चलो पहली लाइन से ही पढ़ते हुए चलते हैं, हम डायरेक्टली लिखते हुए चलते हैं एग्जाम में जब इस तरह का सवाल आता है। N + 21 लोग हैं, डेली का 10 घंटे काम करेंगे, 12 दिन तक काम करेंगे, टोटल काम का कितना करेंगे? 32% करेंगे। तो 32% लिख दिया वर्क का। आगे बढ़ते हैं। अगर N + 12 लोग हों, मेरे पास 34 डेज तक काम करें और डेली का 8 घंटे काम करें, तो रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट कर लेते हैं। रिमेनिंग वर्क कितना होगा? 32 पहले हो गया 32%, तो बचेगा कितना? 100 - 32, ये बचेगा 68% वर्क। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगा दिया तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। हमसे पूछा है N का मान बता दीजिए कि N का मान क्या आएगा। कैसे करेंगे? आप सोल्व कर लो, आपका आंसर आ गया। यहां पे अगर मैं देखूंगा, देखो परसेंट से परसेंट घट गया, इससे काटूंगा तो ये 2 आएगा, 2 से काटूंगा ये 4 आएगा, 4 से इसे काटूंगा तो ये 3 आएगा, और कुछ कट रहा है, इसे 5 आ जाएगा और ये 16 आ जाएगा 2 से काटने पे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 3 15n है, यहाँ पे 16n है, तो मेरे पास क्या बचेगा? इस साइड n बचेगा, और यहाँ पे मेरे पास 15 × 21 315 आ गया, और यहाँ पे 16 × 12 ये वाली वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 192,
यहाँ पे 192 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास n का मान आ जाएगा यहाँ पे 115 और 8 123 123। दिस इज माय करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्लियर। अगले सवाल पे चलते हैं। एक मिक्सचर है जिसके अंदर 171 लीटर सॉल्यूशन है, ठीक है। वाटर और मिल्क का रेशियो दे रखा है मेरे पास, कितना है 5:7 है। कहता है इसके अंदर कितना वाटर मिला दे जिससे कि वाटर और मिल्क का रेशियो कितना हो जाए 5:1 हो जाए, ठीक है। सिंपल सीधा साधा सवाल दे रखा है हमें। अगर हम सोल्व करते हैं यहाँ पे देखो हम इसमें मिला क्या रहे हैं, हम इसमें मिला रहे हैं वाटर, तो क्या सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए हमारा मिल्क। यहाँ पे मिल्क 7 रेशियो है, यहाँ पे 1 रेशियो है, तो इसे 7 रेशियो बनाने के लिए यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, और ये वाली वैल्यू मेरे पास 7 और ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 35। तो हमने कितने रेशियो वाटर ऐड करना पड़ेगा, ये डिजायर्ड रेशियो लेने के लिए 30 रेशियो ऐड करना पड़ेगा। इनिशियली मेरे पास टोटल क्वांटिटी 171 लीटर है, ये किसे रिप्रेजेंट करेगा 12 रेशियो को। 12 रेशियो मेरा 171 को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमें 30 रेशियो का मान बताना है। आप कह सकते हैं यार ये इसका 2.5 टाइम्स है, इसके अंदर 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी आंसर मिल जाएगा। 2.5 इज नथिंग बट 5/2, तो इसमें भी 5/2 से मल्टीप्लाई कर दो, मेरे पास आंसर मिल जाएगा। करते हैं सोल्व। यहां पे मेरे पास वैल्यू क्या आएगी 5 7 जा 3 कैरी फॉरवर्ड डिवाइडेड बाई 2 और ये आ जाएगा मेरे पास 427 1/2, ठीक है। ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलें आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम मूव करते हैं। अगला सवाल हमारे पास ये रहा, फटाफट से देखिए। कहता है मेरे पास एक 2 डिजिट का नंबर है जिसमें जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है वो इक्वल है स्क्वायर ऑफ द डिजिट एट द 10th प्लेस। कोई भी नंबर अगर मेरे पास होता है, जैसे मैंने कहा एक नंबर है मेरे पास 2 डिजिट का XY, तो मेरे पास ये 10th प्लेस की डिजिट कहलाती है और ये यूनिट प्लेस की डिजिट कहलाती है। यूनिट प्लेस के डिजिट इस डिजिट का क्या है स्क्वायर है। तो क्या क्या नंबर्स हो सकते हैं, पहले तो आप ये सोच लीजिए। आप कहेंगे सर ये अगर मैं देखो 0 रखूंगा तो 0 आ जाएगा, तो 2 डिजिट का नंबर नहीं बनेगा 0 0। तो मेरे पास ये 1 हो सकता है, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो ये वाली वैल्यू भी 1 आ जाएगी। दूसरी x का मान क्या हो सकता है, आप कहेंगे सर ये 2 हो सकता है, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैं 10th प्लेस पे 3 रख दूं तो यूनिट प्लेस पे इसका स्क्वायर 9 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 4 रखूं तो 16, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये 3 ही वैल्यूज मेरे पास नंबर्स की बन सकती हैं। आगे बढ़ते हैं। कहता है डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स इज 54। नंबर और उसके डिजिट्स को अगर मैं इंटरचेंज कर दूं तो उनका डिफरेंस मेरे पास 54 आएगा। अब ध्यान से देखो, इसे इंटरचेंज करूंगा और उसका डिफरेंस निकालूंगा तो ये तो आ गया 0। इसे इंटरचेंज करूंगा 42 और इसका डिफरेंस निकालूंगा तो ये मेरा 56 तो 54 तो नहीं आएगा, क्योंकि दोनों ही नंबर 54 से छोटे हैं। तो मेरा जो नंबर होगा वो यही होगा। आप चाहें तो इसका डिफरेंस ले लें और देखें आपके पास क्या 54 यहां पे मिल रहा है या नहीं मिल रहा, मिल रहा है। तो ये नंबर सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। हमसे पूछा है 50% ऑफ द ओरिजिनल नंबर, तो इसका 50% मतलब इसका आधा 39/2, ये वाली वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 19.5। दिस इज माय आंसर। क्वेश्चन खत्म। क्लियर हो गया। तो कुछ नहीं करना था, आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को देख सकते थे और क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते जैसे आपने तीनों नंबर लिख गए थे आपको समझ आ जाता वैसे ही कि मेरा जो आंसर होगा वो ये वाली वैल्यू ही होगी। ठीक है, ये दोनों पॉसिबल ही नहीं थे, 11 और 42 तो 24 तो, और इसका आधा कर दिया आंसर आ गया। अगर आप बेसिक से करना चाहें तो बेसिक से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं अपने नंबर को क्या मान लूं x, और ये वाली वैल्यू जो आएगी वो मेरी x² आएगी, क्योंकि क्या है ये इसका स्क्वायर है। ठीक है, तो अगर मैं इस नंबर को रिप्रेजेंट करूं 2 डिजिट के नंबर को, तो इसे मैं कैसे लिखता हूं, मैं लिखता हूं इसे 10x प्लस x²। क्या मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा। अच्छा, ये पहला नंबर हो गया। अगर इसके डिजिट्स को इंटरचेंज कर दूं तो नंबर क्या बनेगा मेरा
एक्स स्क्वायर एक्स बनेगा। हमें ये पता है ये वाली डिजिट का क्या है, ये स्क्वायर है, तो ये वाला नंबर जो इंटरचेंज करके बनेगा ये वाला नंबर इससे बड़ा ही बनेगा। ठीक है, क्योंकि टेंस प्लेस पे जो नंबर आएगा ये वाली वैल्यू बड़ी होगी या इसके बराबर होगी, ये चीज हमें दिख रही है। इसे नंबर को अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो ये कैसे लिखेंगे हम, आप कहेंगे सर 10x स्क्वायर प्लस एक्स, इसे ऐसे लिख सकता हूं, और इन दोनों का जो डिफरेंस है ये मुझे 54 के बराबर दे रखा है। अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगा तो आप देखेंगे मेरे पास यहां पे ये 9x स्क्वायर, 9 को कॉमन ले लिया, और यहां पे मेरे पास माइनस एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और ये वाली वैल्यू आ जाएगी 54, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स यहां से काट दूंगा तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 9। आप इसे सोल्व करके एक्स का मान निकाल सकते हैं कि एक्स का मान क्या आएगा, और फिर आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अगर आप इसे में एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास एक्स का मान जो यहां पे आएगा वो 3 पे सेटिस्फाई कर जाएगा, तो ये 6 है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप एक एक करके वैल्यू पुट करके भी देख सकते हैं। चलूं क्या आगे, अब मैं क्वेश्चन सभी लोगों को क्लियर हो गया। ये कैसे लिखा है, मान लो मेरे पास क्या है 27 लिखा हुआ है, इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आप इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 10 प्लस 7, वही चीज मैंने यहां पे भी करी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पढ़िए। क्वेश्चन में जो कह रहा है कि पेरीमीटर रेक्टेंगुलर फील्ड का 3 गुना है स्क्वायर फील्ड के पेरीमीटर के। तो स्क्वायर फील्ड की साइड अगर मैं x मान लूं तो पेरीमीटर होगा 4x, इसका 3 गुना किसके बराबर है, रेक्टेंगुलर फील्ड के पैरामीटर के। वो कितना होता है, ट्वाइस। अगर लेंथ और ब्रेड्थ को L और B मान लूं तो ये हो गया मेरे पास रेक्टेंगुलर फील्ड का पैरामीटर। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। कहता है अगर स्क्वायर फील्ड की साइड 25 है, चलो इसे 25 कर दिया, और रेक्टेंगुलर फील्ड की मेरे पास ब्रेथ कितनी है 50 है, तो इसे भी यहां पे हमने 50 कर दिया। तो आप बता दो एरिया क्या होगा रेक्टेंगुलर फील्ड का। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू में ब्रेथ। ब्रेथ हमें दे रखी है 50, लेंथ निकाल के उसमें मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल देंगे। ठीक है, सोल्व करना है, 2 से काटूंगा तो यहां पे मेरे पास 2, 6 इंटू 25 150 में से 50 घटेगा तो लेंथ आ जाएगी 100। अगर लेंथ 100 है तो 100 इंटू 50 आ जाएगा 5000। क्वेश्चन खत्म। चले अगले सवाल पे। कहता है दो नंबर्स के सम का क्यूब हमें 2197 दे रखा है। ठीक है, आगे इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट भी हमें कितना दे रखा है 42 दे रखा है। सम ऑफ क्यूब्स ऑफ दीज टू नंबर्स हमें क्या बताना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। दो तरीके हैं आपके पास, या तो आप फॉर्मूला लगा दो या फिर आप बेसिक से कर लो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है मेरे पास ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। ठीक है, अगर ये फॉर्मूला आप लगा देते हैं यहां पे तो मेरे पास ये 2197 है, माइनस 3 इंटू 42 है, और मेरे पास यहां पे a प्लस बी का मान क्या आएगा, ये किसका क्यूब होता है, क्या ये 13 का क्यूब होता है, तो a प्लस बी कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। सोल्व करके अपना आंसर निकाल लेंगे। अच्छा, मेरे पास यूनिट डिजिट में 0 है, यहाँ पे 9 है, 2 है, तो यूनिट डिजिट से ट्राई करें, क्योंकि यहाँ पे देखो मुझे 7 मिल रहा है, ओड वैल्यू है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई है तो इवन वैल्यू आएगी। तो मेरे पास जो भी वैल्यू होगी यूनिट डिजिट क्या बटेगी, ओड में से अगर इवन को घटाऊंगा तो मेरे पास यूनिट डिजिट ओडी आ सकती है, तो मेरे पास 559 ही आंसर होगा। मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं करी, यूनिट डिजिट पे भी पूरे जाने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि ऑप्शन ही ऐसे दे रखे थे। मैंने कहा ओड में से अगर आप इवन को घटाएंगे, ओड वैल्यू में से अगर आप इवन वैल्यू को घटाते हैं तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो ओड वैल्यू में आता है, ये हमें पता है। तो यूनिट डिजिट क्या होगी, ओड होगी। यूनिट डिजिट ओड होगी तो एक ही डिजिट आ रही है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन खत्म हो गया। बेसिक से करना चाहते तो आप बेसिक से भी निकाल सकते थे। आप कहते सर ए प्लस बी मुझे कितना दिख रहा है 13 दिख रहा है। ए और बी को दो पार्ट में स्प्लिट करो, जिनका सम मतलब 13 को दो पार्ट में स्प्लिट करो, सम 13 आ जाए, प्रोडक्ट 42 आ जाए, तो आपको वैसे भी दिख जाएगा कि किस पे सेटिस्फाई करेंगे, 6 और 7 पे। 6 प्लस 7 इतना, 6 इंटू 7 इतना। आप सोल्व करिए, वैल्यू निकाल सकते हैं। बाकी इसकी जरूरत नहीं होती क्योंकि कई बार तो हम वैल्यू निकाल पाते हैं, कई बार नहीं निकाल पाते, तो फॉर्मूले से करना हमेशा सेफ रहता है, इससे कई बार कैलकुलेशन बच जाती है हमारी। चलता हूं अगले सवाल पे। डीआई का सवाल है, ध्यान से पढ़िए और बताइए।
व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ कंपनीज विद मोर डिमांड देन प्रोडक्शन टू द नंबर ऑफ कंपनीज विद मोर प्रोडक्शन देन डिमांड। ठीक है, यहां पे एक ग्राफ दे रखा है जिसके अंदर ब्लू से डिमांड दिखा रखा है और येलो से क्या दिखा रखा है, प्रोडक्शन। हमें रेशियो बताना है, पहले तो उन कंपनीज की निकालनी है कि ऐसी कितनी कंपनीज हैं जिनकी डिमांड ज्यादा है प्रोडक्शन से, फिर वो कंपनीज निकालनी है जिनकी प्रोडक्शन ज्यादा है डिमांड से, और उसका रेशियो बताना है। तो डिमांड ज्यादा वाली कंपनी कितनी होगी, ये वाली कंपनी हो गई 1 2, और यहां पे मेरे पास 3 कंपनी हो गई, इन दोनों में कम है। तो 3 कंपनीज तो ऐसी हैं जिसमें डिमांड ज्यादा है, बची 2 कंपनीज ऐसी हैं जिसमें प्रोडक्शन ज्यादा है डिमांड से, तो 3:2 ही मेरा आंसर हो गया, क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है, आराम से करना है। यहाँ पे आप ध्यान देते तो एक चीज और ऑब्जर्व कर सकते थे कि यहाँ पे टोटल 5 कंपनीज है, तो रेशियो का सम अगर कटता नहीं है तो 5 बनता, लेकिन यहाँ पे 2 ऑप्शन का मैच हो जाता तो नहीं बन सकता था। 2 ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते थे कि ये दोनों नहीं आएंगे। मैंने क्या कहा, 5 कंपनीज का डेटा दे रखा है, तो मेरे पास जब मैं रेशियो निकालूंगा या तो सप्लाई डिमांड ज्यादा होगी या प्रोडक्शन ज्यादा होगी, तो इन दोनों का सम क्या होगा, 5 रेशियो या उसका मल्टीपल होगा। ठीक है, तो 5 रेशियो सम करके देखो किस किस में बन रहा है, तो वही आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, चले आगे। अगला सवाल मेरे पास कहता है, एक डीलर एक आर्टिकल को 72% अबव मार्क करता है कॉस्ट प्राइस के, और उसे कस्टमर को 2 सक्सेसिव डिस्काउंट पे बेचता है, एक है 20% का और एक है 25% का। इस प्रोसेस में जो उसका गेन होता है वो 640 रुपीज का होता है। तो हमें बताना है कि कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा आर्टिकल का। ठीक है, तो किस तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को हम, अगर आपके ऊपर है आप किस तरीके से करना चाहें। मैं मान लेता हूं कॉस्ट प्राइस आर्टिकल का क्या है, 100 रुपए है। अगर वो 72% अबव मार्कअप कर ले तो कितने का हो गया, एमआरपी 172 का हो गया। इस पे क्या करता है, वो 2 डिस्काउंट देता है सक्सेसिव, एक 20% का एक 25% का। 20% क्या होता है 1/5, तो कितने का बेचेगा, 4/5 का बेचेगा। एक और डिस्काउंट लगाओ 25% मतलब 1/4, तो कितने का बेचेगा, 3/4। क्या यहां से मुझे मिल जाएगा सेलिंग प्राइस। अगर आप सेलिंग प्राइस की वैल्यू यहां पे सोल्व करेंगे तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, पॉइंट में जाएगी थोड़ी सी वैल्यू, एक बार देख लेते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे 4 से 4 एलिमिनेट कर दें, या फिर एक काम करते हैं 2 से काटता हूं 2, और यहाँ पे 2 10 आएगा तो पॉइंट के बाद 1 आ जाएगा, बस मुझे इसे मल्टीप्लाई करना है। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया। 17 6 जा 102 और 1 103, तो ये सेलिंग प्राइस आ गया। प्रॉफिट कितने का हो गया, कॉस्ट प्राइस अगर 100 है, सेलिंग प्राइस 103.2 है, तो 3.2 का प्रॉफिट आ गया मेरे पास, जो कि किसके बराबर है, 640 के बराबर है। कितने टाइम्स हो गया, आप कहेंगे सर ये 200 टाइम्स जा रहा है। ठीक है, 1:200 के बराबर है, तो 100 रेशियो कॉस्ट प्राइस किसके बराबर हो जाएगा, ये वाली वैल्यू आ जाएगी 20,000 के बराबर। दिस इज माय आंसर। क्लियर है सभी लोगों को। देखो, करने के क्वेश्चन को मल्टीपल मेथड्स हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपको कौन सा मेथड स्ट्राइक कर रहा है, किस तरीके से आप इजीली कर पा रहे हैं। ठीक है, जो दिमाग में पहला है उससे कर दो, क्योंकि प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के क्वेश्चन में बहुत ज्यादा चीजें होती हैं। अब सवाल मेरे पास क्या है, कहता है कि 2 नंबर्स हैं, वो 34% और 62% ज्यादा है एक तीसरे नंबर से, तो इन दोनों नंबर्स का रेशियो बता दो। तीसरे नंबर को और अगर शो मान लूं तो मेरे पास क्या होगा, फर्स्ट नंबर क्या है 34% ज्यादा मतलब 134, सेकंड नंबर क्या है 62% ज्यादा थर्ड नंबर से, तो 162। इन दोनों का हमें रेशियो बताना है। 2 से आप काट दोगे तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी 67 और ये वाली वैल्यू आ जाएगी 81। किसी और से तो नहीं कट रहे, नहीं कट रहे, ऑप्शन में मिल रहा है, क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। एक कॉनिकल टेंट है जिसका रेडियस 9 यूनिट दे रखा है और हाइट 12 दे रखी है। ठीक है, कैनवास से बनाया गया है, तो हमें बताना है कितना कैनवास रिक्वायर्ड होगा इसे बनाने के लिए, राउंडेड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस, 2 डेसिमल प्लेसेस तक हमें बताना है। ठीक है, तो किस तरीके से हम करेंगे इस क्वेश्चन को। यहां पे हमें नहीं दे रखा कि पाई का मान 3.14 लेना है या फिर 22/7 लेना है, तो आप डायरेक्टली यूनिट डिजिट से नहीं कर सकते कि यार मैंने 3.14 रखा और यूनिट डिजिट से चेक करके देख लिया क्या आया, या 22/7 लिया और यूनिट डिजिट से चेक करके देख लिया क्या आया, क्योंकि एग्जामिनर का हमें नहीं पता उसने क्या चीज मानी होगी, क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। तो हम निकालेंगे और अप्रोक्सीमेट जिससे के क्लोजेस्ट आंसर जा रहा होगा वही मेरा आंसर होगा। आपके ऊपर है 3.14 ले लो या 22/7, लेकिन यूनिट डिजिट से मत जाना बस। ठीक है, अगर मैं सोल्व करता हूं, एक कॉनिकल टेंट अगर हम बनाते हैं तो कैनवास जो लगता है उसके कर्व्ड सरफेस पे लगता है। कहां पे लगता है कैनवास, उसके
कर्व्ड सरफेस पे लगता है। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल होता है। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, रेडियस दे रखा है 9 और हमें हाइट दे रखी है 12। अगर रेडियस 9 है, हाइट 12 है, तो स्लांट हाइट कितनी हो जाएगी, 9 और 12 किसके साथ ट्रिपलेट बनाते हैं, 15 के साथ ट्रिपलेट बनाते हैं, आप सबको पता है। तो मेरे पास स्लांट हाइट हो गई 15। पाई को 22/7 ले लूं, अगर रेडियस को मैं ले लूं अपना 9 और यहां पे स्लांट हाइट को ले लूं 15, तो मैं अपना क्वेश्चन सोल्व कर लेता हूं। चलो पहले 15 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, 330 आएगा। 330 को 9 से मल्टीप्लाई करूंगा, 0, 9 3 27, 27 और 2 29 डिवाइडेड बाय 7। एक सेकेंड, ठीक है। तो हमारे पास ये वाली जो वैल्यू जाएगी, सबसे पहले तो 4 टाइम्स आएगा। 4 की रेंज में दो ऑप्शन आ रहे हैं, नहीं कर सकते डायरेक्टली। 17, 2 जाएगा 42, एक ही ऑप्शन जा रहा है 4 2 की लाइन में, तो यही आंसर हो सकता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, एक टॉफी कंपनी है, टॉफी प्रिपेयर करती है 2 डिफरेंट फ्लेवर्स में। फ्लेवर्स हैं एक्स और वाई। 4 साल के अंदर किस फ्लेवर की कितनी कितनी टॉफियां बनाई, यहां पे दिखा रखा है इन अ पैक ऑफ थाउजेंड्स। मतलब यहां पे अगर 25 लिखा है तो ये 25,000 टॉफियां बनाई है, ये चीज मान लेना। ठीक है, हमसे पूछा डिफरेंस बिटवीन द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ फ्लेवर एक्स इन 2017 एंड 2018। फ्लेवर एक्स इसमें है 27 और 2018 का एवरेज, 20 और 20 का एवरेज क्या आएगा, 20। इसका डिफरेंस किससे बताना है, एवरेज प्रोडक्शन ऑफ फ्लेवर वाई इन 2019 एंड 2020। फ्लेवर वाई है ऑरेंज से, 2019 और 2020 32 और 20 का एवरेज कितना आएगा, 32 + 20 दैट इज 50, 2 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 26। 26 आ गया। इनका डिफरेंस कितना हो गया मेरे पास, ये हो गया 6। 1 रेशियो किसे रिप्रेजेंट करता है, 1000 को, तो 6 किसे रिप्रेजेंट करेगा, 6000 को। तो यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्वेश्चन हो गया खत्म। देखने में बड़ा क्वेश्चन लगता है, डीआई का मैं कहता भी हूँ लास्ट में छोड़ो, लेकिन सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, लास्ट में भी करते तो आप विदिन 1 मिनट कर सकते थे। अब ये वाला सवाल बिल्कुल प्रीवियस ईयर से उठाया हुआ है, थोड़ा सा चेंजेस करें बस इसके अंदर। क्वेश्चन में क्या कहता है, पढ़िए, 4 से 5 लाइन का क्वेश्चन है। एग्जाम में आए इस तरीके का क्वेश्चन तो पूरा रीड मत करना, पहले लास्ट के लिए छोड़ना फिर करना। बाकी फिलहाल मैं अभी साथ के साथ करा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है राघव के अनुसार जो उसका वेट है वो 62 किलो से ज्यादा है लेकिन 72 किलो से कम है। तो क्या हो गया, 62 केजी से ज्यादा और 72 केजी से कम। ये राघव के अनुसार है, आप लिखना चाहो इंफॉर्मेशन के लिए लिख लो, क्योंकि हमें नहीं पता कि क्वेश्चन में क्या आएगा। उसकी जो सिस्टर है वो इससे एग्री नहीं करती और कहती है कि उसका वेट 58 केजी से ज्यादा है बट क्या है 67 केजी से कम है। आगे बढ़ते हैं। उसकी मदर कहती है कि उसका वेट 66 केजी से ज्यादा नहीं हो सकता। तो 66 केजी तो हो सकता है ना, तो 66 केजी होगा या उससे कम होगा, ये उसकी मदर का कहना है। आगे बढ़ते हैं। उसके फादर का भी पॉइंट ऑफ व्यू है, वो कहते हैं कि जो उसका वेट है वो 65 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो 65 से कम ही होगा उसका वेट। कहता है अगर वो सारे के सारे अपने एस्टिमेशन में सही हैं तो आप ये बता दीजिए कि एवरेज क्या होगा जो भी पॉसिबल वेट्स है राघव के उनका। तो अगर इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं तो यहां पे हमारे पास राघव का वेट देखो, अगर मैं यहां से लोअर लिमिट देखूं तो 62 से ज्यादा है, 58 से ज्यादा, इसका मतलब 62 से ज्यादा होगा, तो 62 से तो ज्यादा है। अगर इसमें लीस्ट लिमिट देखूं, यहां पे इसके फादर ने कहा था कैन नॉट बी मोर देन 65, मतलब 65 तो हो सकता है। ठीक है, तो यहां पे ये आया फादर के अनुसार। यहां पे लोएस्ट लिमिट अगर मैं देखूं तो 65 दिख रही है, 65 के बराबर या उससे कम, तो वो 65 या फिर 65 से कम होगा।
तो कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज है? 63 पॉसिबल है, 64 वेट उसका पॉसिबल है और 65 वेट उसका पॉसिबल है। इन तीनों का एवरेज बताना है, जो पॉसिबल वेट्स है उनका एवरेज। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में मिडिल वैल्यू ही मेरी एवरेज वैल्यू होती है, तो एवरेज क्या हो जाएगा? 64 हो जाएगा। खत्म हो गया क्वेश्चन। चलें आगे। अगला सवाल, कितने सालों में 6650 रुपीज बन जाएंगे 8246 रुपीज 8% पर एनम के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट में? तो आप सिंपल सीधा फॉर्मूला लगा देंगे। सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल गया यहां पे, आप देखो जल्दी से। 4650 में से घटाया तो मेरे पास 94 बचा। 46 में से ये घटाया तो 96 बचा। फिर 81 में से 66 को घटाऊंगा तो ये वाली वैल्यू बचेगी 50। कितना तो सिंपल इंटरेस्ट मिला। इसके बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। सोल्व करके अपनी वैल्यू हम निकालेंगे कि क्या आंसर आ रहा है। यहां पे ईयर्स भी अगर आप देखना चाहें तो दिख रहा है कितना, 5, 6, 4 और 3 इंटीजर वैल्यूज में है, तो थोड़ा सा डायरेक्ट भी हम अप्रोक्सीमेशन से भी क्वेश्चन को ट्राई कर सकते थे कि क्या आंसर आता, बट कोई नहीं, अब हम कर रहे हैं तो सोल्व पूरा ही कर लेता हूं, फिर डायरेक्ट भी बता दूंगा कि कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, यहां से काट दिया 0 से 0, ठीक है, 2 से काटूंगा तो यहां पे 5 आएगा और 5 से इसे काटूंगा तो मेरे पास 133 आएगा। 133 इंटू में 4 52, ठीक है, मतलब 500 समथिंग कुछ आएगा। ये इसका 3 गुना ही हो सकता है, तो आंसर 3 इयर्स ही होना चाहिए। ठीक है, आप पूरा का पूरा सोल्व करके देखना चाहो तो सोल्व कर सकते हो। 4 3 12, 52, 53, 6 यहां से तो आपको दिख ही जाएगा, इसका पूरा का पूरा 3 टाइम्स जा रहा है। टाइम आ गया 3 इयर्स। चले अगले सवाल पे। ठीक है, कहता है एक ट्रेन ट्रेवल करती है 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है जो कि सेम डायरेक्शन में चल रही है 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 34 सेकंड्स के अंदर। तो हमें बताना कंबाइंड लेंथ ऑफ द ट्रेन क्या होगी। जब दो ट्रेन सेम डायरेक्शन में चल रही होती हैं तो हम मान के चलते हैं कि जो फास्टर ट्रेन है वो स्लोअर ट्रेन की क्या होगी, पीछे होगी। और फास्टर ट्रेन स्लोअर ट्रेन को कब क्रॉस करेगी, जब ये इस पोजीशन पे आ जाएगी। तो जो नेट मूवमेंट होगा, ठीक है, अगर मैं नेट मूवमेंट देखूं, इस पॉइंट को ए मान लो, इस पॉइंट को बी मान लो, जब ये बी यहां पे आ जाएगा और यहां आ जाएगा, ये ट्रेन 1 की स्लोअर ट्रेन की लेंथ मान लो, ये ट्रेन 2 की लेंथ मान लो, तो कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, जब हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा L1 प्लस L2 का, तब हम मानेंगे दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। मतलब एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए अगर सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, उन दोनों की कंबाइंड लेंथ के सम को हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा। तो डिस्टेंस जो हम मान के चलते हैं वो होता है L1 प्लस L2। डिस्टेंस किसके बराबर होता है, स्पीड इंटू में टाइम। रिलेटिव स्पीड अगर मैं दोनों की निकालूं यहां पे, तो क्योंकि सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 90 माइनस 54 डेट इज 36 किलोमीटर पर आवर में, ये सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18। ये हो गई स्पीड। अगर टाइम की बात करूं, लग रहे हैं 34 सेकंड, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहां से कंबाइंड लेंथ आ जाएगी दोनों ट्रेन की कि क्या होगी। यहां से सोल्व करूंगा तो ये वाली वैल्यू 2, 5 इंटू 2 10 इंटू 34 340। क्वेश्चन हो गया खत्म। चले आगे। एक ट्राइंगल है PQR, जो कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसका सेंटर O दे रखा है, सर्कल के अंदर डाला जाता है, तो हमें एंगल POQ बताना। सॉरी, मैं रिपीट करता हूं क्वेश्चन को। कहता है मेरे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर हमें O दे रखा है, इसके अंदर हमने क्या करा, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल को डाल दिया। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या दे रखा है हमें, PQR दे रखा है। हमसे पूछा है एंगल POQ के, POQ क्या होगा।
ये वाला एंगल हमें बताना है कि क्या होगा। आप कहेंगे सर डायरेक्टली करो, सर इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर सारे एंगल्स कितने के होते हैं 60 डिग्री के, तो ये वाला एंगल भी 60 डिग्री होगा। अगर आप प्रॉपर्टी लगा लो तो पी क्यू कोड क्या कर रही है, मेजर सेगमेंट के अंदर हमारा एंगल बना रही है 60 डिग्री, तो सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, इसका डबल होगा, तो ये हो जाएगा 60 इंटू में 2 और ये वाली वैल्यू हो जाएगी 120 डिग्री। बाकी मैंने सोल्व करके दिखाया, काफी बच्चों ने तो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही मार्क कर दिया होगा कि आंसर आएगा 120 डिग्री, डायरेक्टली कर दिया होगा, समझ आ गया होगा क्वेश्चन पढ़ते क्या पूछ रहा है। कहता है मेरे पास एक ट्राइंगल है एक्स वाई जेड जिसमें एक्स वाई और वाई जेड का मान दे रखा है। बना लेते हैं, मेरे पास एक ट्राइंगल मैंने बनाया एक्स वाई जेड, एक्स वाई 7 है और एक्स जेड मेरे पास 9 दे रखा है। कहता है क्यों एक पॉइंट है वाई जेड के ऊपर, यहां पे एक पॉइंट मान लेता हूं क्यों, कुछ इस तरीके से कि एक्स क्यों बाइसेक्ट करता है एंगल एक्स को, तो अगर ये बाइसेक्ट करेगा एंगल एक्स को तो ये कुछ इस तरह की लाइन जाएगी मेरे पास। हमें बताना है कि वाई क्यू रेशियो वाई जेड, दिस रेशियो दिस क्या हुआ, तो आप तो डायरेक्टली डायरेक्टली हमारे पास एक थ्योरम होती है, वो कहती है कि ये वाली साइड डिवाइडेड बाय दिस साइड बराबर होता है दिस साइड डिवाइडेड बाय दिस साइड। ठीक है, तो ये वाली थ्योरम आप यूज करेंगे तो ये 7:9 है, तो ये वाली साइड का रेशियो भी क्या हो जाएगा 7:9। क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है, इस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं इस प्रॉपर्टी में, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था इस प्रॉपर्टी का जो टेस्ट में पूछा गया था। ठीक है, अगला सवाल हमारे पास सर्ट्स का एक सिंपल सा सवाल कहता है कि इसकी वैल्यू बता दो कि हमारे पास क्या होगी। ये सीरीज की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि सीरीज कैसे चलती है। अगर मेरे पास कोई भी एक सीरीज ऐसी हो कि a प्लस रूट में a प्लस रूट में a प्लस और डैश 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 इंफिनिटी तक जा रहा हो, तो इसका रिजल्ट होता है मेरे पास रूट में 2a प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। दिस इज द रिजल्ट दैट वी नो, राइट। अगर मैं ये रिजल्ट यहां पे लगा दूं तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, रूट में 2 इंटू यहां पे एक ही जगह क्या आएगा, सॉरी 2 नहीं है 4 है, 4 इंटू 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाय यहां पे प्लस है 2 प्लस 1। ठीक है, अगर यहां पे माइनस होता सीरीज में तो चेंज हो जाता, माइनस में भी लिख दूंगा दोनों रिजल्ट भी मैं, तो मेरे पास यहाँ पे रूट 29 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो। अगर यहाँ पे मेरे पास इसी सीरीज को मैं चेंज कर दूं, ये होती है ऐसे रूट ए माइनस रूट ए माइनस रूट ए माइनस ऐसे चलती रहती, तो ये होता है रूट में 4a प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये इसका रिजल्ट निकल के आता। ठीक है, कई बार इन दोनों सीरीज का डायरेक्ट सम भी पूछ लेते हैं, अगर सम पूछे तो इन दोनों सीरीज का तो रिजल्ट आता है मेरे पास रूट में 4a प्लस 1। अगर डिफरेंस पूछ ले हमसे इन दोनों सीरीज का, ऐसी सीरीज देके डिफरेंस पूछ ले तो वो आता है 1। चले आगे, ये सारे रिजल्ट्स पता होने चाहिए आपको डायरेक्टली। अलजेब्रा का सवाल, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 27 दे रखा है, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स हमसे पूछा है कि क्या होगा। ठीक है, अगर माइनस की फॉर्म में जाना आप कहेंगे सर इधर भी -2 कर देता हूं और इधर भी -2 कर देता हूं, तो इधर तो आ गया एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर और इधर आ गया मेरे पास 25, तो x माइनस 1 अपॉन एक्स क्या हो जाएगा मेरे पास, ये आएगा प्लस माइनस 5। x हमें बता नहीं रखा 0 से बड़ा है या छोटा है, कोई रिलेशनशिप नहीं दे रखी 1 से बड़ा है या छोटा है, ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा, तो मेरे पास x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस माइनस 5 ये आएगा। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देते, हमें कह देते क्या कि x है ग्रेटर देन 1, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता, अगर x 1 से बड़ा होता तो 1/x 1 से छोटा होता मेरे पास, तो ये पॉजिटिव होता, ये वाली वैल्यू छोटी होती इस वाली वैल्यू से, तो रिजल्ट मेरे पास उस केस में x माइनस 1 अपॉन एक्स सिर्फ क्या आता 5 आता, प्लस माइनस 5 नहीं आता। ठीक है, दोनों चीजों को ध्यान रखो, एग्जाम में पूछा अगर ये दे रखा होता तो रिजल्ट आता ये, हमें ये नहीं दे रखा था तो हमारे पास कोई भी पॉसिबल वैल्यू प्लस माइनस 5 दोनों हो सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू 1 दे रखा है, हमें इसका मान बताना है कि क्या होगा। ये भी ट्रिग्नोमेट्री के एक डायरेक्ट रिलेशन पे बेस्ड सवाल है। अगर मुझे पता है, मैं आपको फॉर्मूला पहले दिखा देता हूं, अगर मेरे पास देखो साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 अगर हो तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा 1 होता है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन की पावर 4 थीटा 1 होता है।
कोस की पावर 4 प्लस 2 कोस की पावर 6 प्लस कोस की पावर 8 1 होता है। कोस की पावर 6 3 कोस की पावर 8 3 कोस की पावर 10 12 सॉरी कोस की पावर 12 थीटा ये 1 होता है, और 4 कोस 6 थीटा प्लस कोस 12 थीटा ये भी 1 होता है। ये आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए। ये कोस साइन की टर्म्स में, अगर गिवन साइन की टर्म में तो ये सारा कोस की टर्म में आता है, बीच वाला अलग से रिजल्ट याद कर लेना। और ऐसे अगर ये कोस हो तो ये सारे रिजल्ट्स ये और ये साइन की फॉर्म में आते हैं, ये पता होने चाहिए। ये रिजल्ट अगर मैं अपने क्वेश्चन में लगा दूं जो हम पढ़ते भी हैं, तो ये पूरा का पूरा पार्ट डायरेक्टली मैं कह सकता हूं ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन एक्स 1 के बराबर है, तो ये पूरा का पूरा किसके बराबर, ये 1 के बराबर, 1 माइनस 2 किसके बराबर, -1 के। अगर आप जानना चाहते हैं इसका बेसिक से कैसा आया तो मैं एक बार आपको बता देता हूं कि रिजल्ट वैसे याद होने ही चाहिए आपको। अगर आप इसे सोल्व करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स को इधर ले गया, तो साइन एक्स मेरे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसे मैं कोस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ साइन एक्स को। अगर साइन एक्स कोस स्क्वायर एक्स के बराबर हो गया तो ये कोस 4x प्लस कोस स्क्वायर एक्स के बराबर ये वाली वैल्यू आएगी या नहीं आएगी, ये आ गया मेरा पहला रिलेशन। ठीक है, इसके अलावा अब मैं इसमें क्या कर दूं, क्यूब कर दूं दोनों साइड, तो 1 तो इधर रह जाएगा, ये कोस का क्या हो जाएगा 12, ये मेरे पास इसका क्यूब करूंगा तो कोस 6 हो जाएगा, प्लस मेरे पास 3 कोस 4 और कोस 2, ये हो जाएगा कोस 6 कोस 4 प्लस कोस स्क्वायर, यही वैल्यू आएगी मेरे पास। अगर आप यहां पे सोल्व कर लेंगे तो मेरे पास कोस की पावर 12 प्लस यहां पे 3 कोस की पावर 10 प्लस 3 कोस की पावर 8 प्लस कोस की पावर 6, ये 1 के बराबर आ गया। अगर इसे आप यहां पे देखो, एक रिजल्ट ये आ गया जो मैंने अभी इस क्वेश्चन में यूज किया है। अगर ये वाला रिजल्ट भी यूज, तीसरा रिजल्ट बनाना होता जो मैंने यहां पे बता रखा है आपको, ये वाला रिजल्ट बता दिया मैंने, ठीक है, इसी का स्क्वायर कर देता तो मेरा ये वाला रिजल्ट बनता। और अगर ये वाला रिजल्ट निकालना होता तो हम क्या करते, इसके अंदर इसकी जगह बस मैं 1 पुट कर देता, तो मेरे पास जो रिजल्ट आता वो क्या आता, मेरे पास आता कोस 12 प्लस 3 और 4 कोस की पावर 6 इक्वल्स टू 1। ये सारे के सारे रिजल्ट बड़े आसानी से प्रूव किए जा सकते हैं, याद करने का तरीका भी आपको पता होना चाहिए इनका। ठीक है, अब याद करने के लिए अगर ये वाला रिजल्ट आप भूलते हो तो याद कैसे रखें, देखो 1 है 3 है 3 है और 1 है, इसका होता है 11 का स्क्वायर होता है 1331, पावर क्या होगी 12, 2 कम हो जाएगी 10, 2 कम हो जाएगी 8, 2 कम हो जाएगी 6। ठीक है, याद कर लेना। क्लास में आपको जो ट्रिग्नोमेट्री की कंप्लीट क्लास मैंने एक 12 घंटे की यूट्यूब पर डाली हुई है, उसके अंदर इसको डेरिवेशन के साथ सारी चीजें बहुत अच्छे से कराई हुई है। पुरानी वीडियो 4 साल पुरानी, बट फिर भी ये सारी चीजें बता रखी है। कहता है हमारे पास 130 मीटर कपड़े की कीमत है 6500 रुपए, तो 133 मीटर कपड़े की कीमत क्या होगी। कैसे सोल्व करेंगे, आप कहेंगे सर 1 मीटर कपड़े की कीमत हो गई 6500 डिवाइडेड बाय 130 और 133 मीटर कपड़े की कीमत क्या होगी, ये हो जाएगी। सोल्व करके अपना आंसर निकाल लेते हैं। आप देखेंगे यहां से ये पूरा का पूरा कितने टाइम्स चला जाएगा, 50 टाइम्स। 133 इंटू 5 कर दूंगा तो मेरे पास 0566650, ये मेरा आंसर आ गया। चले अगले सवाल पे, मुश्किल तो नहीं था किसी भी तरीके से। देखो अब जब हम मॉक देते हो चीजें मुश्किल लगती हैं, उसके बाद कर पाना क्वेश्चन बहुत आसान होता है। और ये वाले टेस्ट में मैथ्स का कोई भी सवाल बहुत मुश्किल हमने नहीं रखा था, ये वाला भी इजी सवालों में से ही एक है। कहता है मैथ्स इंग्लिश और जनरल नॉलेज की जो शीट्स हैं वो 4:5:8 में है। मैथ्स इंग्लिश जीके 4:5:8। आगे कहता है जो इनकी सीट्स होंगी, ये कॉलेज में जनरली बात चल रही होगी कि मैथ्स ऑनर्स करना है, इंग्लिश ऑनर्स करना है, या जीके ऑनर्स या कुछ और चीज जो भी है, अगर इसकी सीट्स को इंक्रीज कर दिया जाए, जैसे मैथ्स की सीट को कर दिया जाए 25% इंक्रीज, इसका 25% क्या होता है 1/4, मतलब 1/4 ऑफ 4 1, तो ये हो जाएगी कितनी 5। अगर हम इंग्लिश की सीट को 20% बढ़ा दें, 20% होता है 1/5, इसका 1/5 1, तो ये हो गई 6। और 50% जीके की सीट्स बढ़ा दें, 50% होता है 1/2, इसका 1/2 कितना हो गया 4, तो ये हो गया 12। तो मेरे पास जो रेशियो बनेगा वो ये बन जाएगा, हमसे यही रेशियो पूछा है, ये हो गया 5:6:12, क्वेश्चन हो गया खत्म। चले आगे, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया सवाल, कहता है x + 1/x अगर 6 के बराबर है और x ग्रेटर देन 1 है, तो x की पावर 8 - 1/x की पावर 8 बता दो कि हमारे पास क्या वैल्यू आएगी। कैसे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को।
अब देखो ये वाला क्वेश्चन सीजीएल 2023 टीयर 1 के जब मैंने क्वेश्चन सोल्व कराए थे आपको अच्छे से ब्रेक करके समझाया था। देखो x की पावर 8 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 8 क्या होता है, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, और यहां पे आएगा x की पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, जिसे मैं ब्रेक कर सकता हूं x की स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना, यही आएगा। इसे भी अगर ब्रेक कर दूं फर्दर तो मेरे पास x प्लस 1 अपॉन एक्स और यहां पे आ जाएगा x माइनस 1 अपॉन एक्स। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? क्या x सोल्व हो गई, यही बनेगी एक्सप्रेशन। ये वाली सीरीज भी आपने अलग से अलजेब्रा में पढ़ी होती है। अब x प्लस 1 अपॉन एक्स तो मुझे पता है डेट इज 6, तो ये वाली वैल्यू तो 6 होगी। अगर आपको ये वाली वैल्यू 6 दिख रही है तो आपको पता है आपका जो भी आंसर होगा वो 6 का मल्टीपल होगा। आप चाहें तो ये चेक कर सकते हैं। 6 का मल्टीपल मतलब यूनिट डिजिट तो 2 से कटेगी, चारों कट रही है। 3 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं, अगर एक ही ऑप्शन आया तो वो आंसर हो सकता है, बट इट कैन बी टाइम कंज्यूमिंग, और अभी हम रिस्क नहीं लेते, हम इसे आगे करके देखते हैं। अगर एक ही ऑप्शन आया 3 का मल्टीपल तो हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है। बाकी आपके ऊपर है यहाँ पे वेरीफाई करना। 2 ऑप्शन बड़े आसानी से मिल सकते हैं जो 3 के मल्टीपल हो। आगे बढ़ता हूं, x माइनस 1 अपॉन एक्स निकालूंगा तो ये वाली वैल्यू क्या होगी मेरे पास, ये होता है x माइनस 1 अपॉन एक्स। अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स दे रखा हो तो 6 स्क्वायर माइनस 4, तो ये रूट 32 मतलब 4 रूट 2, तो ये आ गया 4 रूट 2, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ये होगा इसका स्क्वायर माइनस 2, तो 6 स्क्वायर माइनस 2 34 आएगा। और ये वाली वैल्यू क्या होगी, ये इसका स्क्वायर माइनस 2, तो 34 का स्क्वायर 1156 माइनस 2 1154 ही आएगा क्या। इसे सोल्व करके हमें बताना है कि आंसर क्या आएगा। अब देखो यहां पे आप चेक करने को ये कर सकते हो कि जो भी आंसर होगा मेरा, लास्ट के 2 डिजिट भी, लास्ट की 3 डिजिट तक सेम दे रखा है, तो 8 का मल्टीपल, 4 का मल्टीपल, 2 का मल्टीपल हम चेक नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि 3 डिजिट में सिमिलर सी चीजें चलेंगी, ठीक है। और मतलब 2, 4, 8 का मल्टीपल भी नहीं हमें देखना, हमें कुछ ना कुछ और चीज ही चेक करनी पड़ेगी। एक काम करते हैं, डिजिटल सम लगा के देख लेते हैं, क्योंकि यूनिट डिजिट मेथड काम नहीं करेगा, या तो पूरा मल्टीप्लाई करो या फिर डिजिटल सम लगा लो। 4 है, रूट 2 को तो एडिट छोड़ दो, 4 6 जा 24, डिजिटल सम 6, 3 और 4 7, 7 6 जा 42, 4 और 2 6 डिजिटल सम, ठीक है। 5 और 4 9, 10 11 डिजिटल सम 2, 6 2 जा 12, 12 1 और 2 3, डिजिटल सम क्या आएगा मेरे पास, इसका 3 आएगा अगर मैं निकालूं, ठीक है। अगर मैं डिजिटल सम यहां पे करता हूं तो मेरे पास बेसिकली 9 वाला तो आप सारा काट ही देते हैं, जहां जहां 9 बनेगा तो छोड़ते चलेंगे, 9 हट गया। इसे देखो 8 या 18 9 से कट जाएगा, डिजिटल सम आएगा इसका 4, ठीक है। 5 17 23 डिजिटल सम आएगा 3, इसका कितना आ रहा है 12 और 5 17 8 डिजिटल सम आ रहा है। इसका डिजिटल सम निकालेंगे तो 18 हट गया, 4 और 1 5 डिजिटल सम आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर मेरा बी करेक्ट जा रहा है, तो यही आंसर होगा। एग्जामिनर ऐसा ऑप्शन भी रख सकता है जिसमें मेरा डिजिटल सम अलग आता तो पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ती फिर हमें, या फिर 17 का मल्टीपल चेक करते या कुछ ना कुछ। ऐसे क्वेश्चन में मुश्किल बनाया जा सकता है, आप ध्यान रखिए। एग्जाम में अगर ऐसा मुश्किल सवाल आपको चारों ऑप्शन दिखते हैं, यूनिट डिजिट लास्ट 2 डिजिट भी सिमिलर दिखती है, तो क्वेश्चन को लास्ट के लिए छोड़ें, ठीक है। डिजिटल सम से आ गया, वरना ना आता तो हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती। कहता है एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बनाई जाती है 2 सर्कल्स में जिनका रेडियस हमें 16 और 9 सेंटीमीटर दे रखा है, इनके सेंटर 42 सेंटीमीटर अपार्ट है, तो हमें बताना है लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगी। ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ होती है मेरे पास अंडर रूट सर्कल्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर 42 का स्क्वायर माइनस में जो सर्कल्स का रेडियस है उनके डिफरेंस का स्क्वायर, तो 16 माइनस 9 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास बन जाएगा 7, 42 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, तो 42 प्लस 7 डेट इज 49, 42 माइनस 7 डेट इज 35। अब इसमें रूट से बाहर नहीं निकाल रखा, रूट से बाहर निकालते तो हमारे लिए आसानी हो जाती, 7 रूट 35 में आंसर बोल देता, लेकिन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो एक ऑप्शन तो कट गया, मुझे पता है 5 को 9 से करूंगा ये नहीं आएगा, बाकी तीनों आ सकते हैं, तो पूरा ही करके देख लो कि क्या वैल्यू मेरे पास बनेगी। 35 9 जा 315,
31 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 4 जा 140 और 31 170, 1715, दिस इज माय आंसर। तो यहाँ पे 25 के 25 क्वेश्चंस हमने मैथ्स के भी सोल्व कर लिए हैं। बाकी आपने टेस्ट देते रहिए, नेक्स्ट संडे फिर से लाइव टेस्ट होगा, फुल एफर्ट्स के साथ अपना टेस्ट दीजिए, रिवीजन करते रहिए टाइम टू टाइम। आप ये मत समझिए हर एक टेस्ट एक जैसा होगा, किसी टेस्ट में कोई सेक्शन आसान होगा, किसी टेस्ट में कोई दूसरा सेक्शन आसान होगा, चीजें बदलेंगी और एग्जाम डे वाले दिन भी अलग तरीके से चीजें चलेंगी। तो आप ये नहीं समझ सकते कि यार मैं ये वाले सेक्शन में तो इतने नंबर लेके आऊंगा ही आऊंगा कैसा भी हो, ठीक है। आपको टोटल आपका स्कोर देखा जाएगा, मैथ्स, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग में आप कितना स्कोर कर रहे हैं। ये नहीं है कि नहीं यार मेरा मैथ्स अच्छा तो मैथ्स में 50 में से 50 लाने हैं, ऐसा बिल्कुल भी बना के मत चलिए। मैथ्स इजी आ गया तो 50 में से 50 है, मैथ्स अगर डिफिकल्ट आ गया तो उसके इसमें हो सकता है 40 नंबर भी अच्छे हों, लेकिन वो टाइम आपको बचाना है, बाकी सेक्शंस भी अच्छे से अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो आपको ओवरऑल स्कोर पे ध्यान देना, कोई भी एक फिक्स्ड रणनीति मत लेके चलना कि जीके में तो मेरे इतने आएंगे ही आएंगे, रीजनिंग में इतने आएंगे ही आएंगे। कई बार रीजनिंग का पेपर जब डिफिकल्ट आता है ना तो बच्चे सबसे ज्यादा गड़बड़ करते हैं एग्जाम के अंदर। जैसे रीजनिंग का पेपर डिफिकल्ट आया, उन्हें लगता होता है रीजनिंग तो 15 मिनट में निपटानी है, निपटा के आगे मैथ्स को करेंगे, पता चलेगा रीजनिंग में क्वेश्चन आया, फंस गए उसके अंदर, टाइम ज्यादा लग गया, मैथ्स के लिए 20 मिनट भी नहीं बची, राइट। तो अपना एक ये मान के चलिए कि कोई भी एक सेक्शन कितना भी डिफिकल्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है, प्रीवियस चीजें जैसी भी चल रही है, इस बार सीजीएल में वेंडर चेंज हो सकता है, कुछ भी अलग आपको अनएक्सपेक्टेड देखने को मिल सकता है। तो आपको हर तरीके से रेडी रहना, हो सकता है पेपर बहुत आसान आ जाए, हो सकता है डिफिकल्ट आ जाए, ठीक है। तो एक फिक्स पैटर्न में मत चलिए कि ये चीज मुझे आती है तो इसमें मैं अच्छा स्कोर करूंगा ही करूंगा, ठीक है। हो सकता है आपके मैथ्स के 10 मार्क्स के अंदर 50 में से 50 आए हो, लेकिन एग्जाम डे वाले दिन आप मैथ्स का पेपर देखें उसमें 40 नंबर रह जाए आपके, ठीक है। तो उसके लिए भी प्रिपेयर्ड रहना, ठीक है। एक विंडो अपने पास जरूर रखना कि हाँ कम आ गए तो भी कोई दिक्कत नहीं, किसी भी क्वेश्चन को मैं दिल पे नहीं लूंगा करते टाइम, ठीक है। बाकी ये सारे फ्री टेस्ट आप लोगों के लिए अवेलेबल आप दे सकते हैं। जेई की अभी आंसर की आई थी, तो जेई के मैंने आपके लिए जीके के और रीजनिंग के टेस्ट भी मॉक फॉर्म में डाल दिए हैं आरबी की वेबसाइट पे, जिसे एज अ टेस्ट आप दे सकते हैं। डिटेल सॉल्यूशन उनके अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और जो ये लाइव टेस्ट था इसके डिटेल सॉल्यूशन आपको जहां पे टेस्ट दिया था वहीं पे जाके देखेंगे तो डिटेल सॉल्यूशन दिख जाएंगे, लेकिन जेई के सॉल्यूशन नहीं है। बाकी करंट अफेयर्स की क्विज भी मैंने अपडेट कर दिया मई मंथ तक। अगर आपने कहीं और से भी करंट अफेयर्स पढ़ रखा है तो डेफिनेटली आप कम से कम क्विज दे लीजिए करंट अफेयर्स की, ठीक है, जिससे कि आपको सारे के सारे हर मंथ के करंट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके रिवाइज हो जाए, ठीक। और बाकी बहुत सारी फ्री टेस्ट और अवेलेबल है, वो आप देते रहिए। फ्री प्लेलिस्ट है, जो लाइव टेस्ट मैं आपको सोल्यूशन करा रहा हूं मैथ्स के, अगर आपने अभी तक नहीं दिए हैं तो मिक्स टेस्ट प्रैक्टिस सेशन के तौर पे आप देख सकते हैं। इसकी प्लेलिस्ट अलग से बना दी है, मैथ्स के क्रैश कोर्स की अलग प्लेलिस्ट अवेलेबल है, टीयर 1 के सीजीएल के क्वेश्चन जो कराए थे चैप्टर वाइज उसकी अलग प्लेलिस्ट अवेलेबल है, ठीक है। और बाकी आप प्लेलिस्ट सेक्शन में रहेंगे तो बहुत सारे सेक्शंस की बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट मिलेंगी जो आपकी तैयारी में बहुत ज्यादा मदद करेंगी। और कंप्लीट तैयारी के लिए आप सीजीएल 2024 या 2025 को टारगेट कर रहे हैं तो आप आरबी का ऑफिसर बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। इस वीडियो में आपसे अलविदा लूंगा, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद। कैसे हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं।